साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। पंजाब चुनाव से पहले आज मैं दो ऐसे चेहरे को दिखाऊंगा जो भारतीय राजनीति के दो अलग अलग सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चेहरे दो मुख्यमंत्रियों के हैं। एक मुख्यमंत्री हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी और दूसरे 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले आप इन दोनों मुख्यमंत्रियों का एक एक बयान सुनिए। एक समय था कि कलकत्ता में सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार की होती थी। पूर्व बंगाल के बाद अगर वहां बाहर से आए हुए लोगों की सबसे बड़ी तादाद में संख्या कहीं हो तो कलकत्ता में बिहार की। मुझे लगता है शायद सूरत ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये दो वीडियो आज के भारत की बहुत बड़ी हकीकत है। ये दो विचारधारा है। एक विचारधारा नरेंद्र मोदी की सोच है और दूसरी विचारधारा में चन्नी, कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियों की सोच है। एक जोड़ती है, दूसरी तोड़ती है। जरा सोचिए कि जो प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में जाकर बेटियों के हक की आवाज बुलंद करती है, वो कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से करता धरता है। वही जब पंजाब जाती है तो उत्तर प्रदेश के लोगों को के खिलाफ जो गाली गलौज होती है उसमें शामिल हो जाती है। मतलब ये दोनों विचारधाराओं का मैं आपको अंतर समझा रहा हूं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे पंजाब में वोट चाहिए और इसके लिए अगर लोगों को उकसाना पड़े तो वो इसमें भी पीछे नहीं हटते, उसे कोई परहेज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सोच। अब मैं आपको जो एक तुलना दिखा रहा हूं उसमें 2012 के नरेंद्र मोदी का बयान दिखा रहा हूं। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी यूपी बिहार को जोड़ते हैं। वे गर्व से कहते हैं कि अगर बिहार से बाहर किसी अन्य शहर में बिहार के लोगों की अधिकता है तो वो सूरत है। आप उनका ये बयान फिर से सुनिए। आज सबसे ज्यादा बिहार के लोग किसी एक शहर में शायद रहते हो, संभव है वो सूरत होगा। गांधी परिवार की अगुवाई में आज कांग्रेस ने पंजाब में जो कुछ भी किया है, दरअसल ये इनकी हमेशा से फितरत रही है। आज मैं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के नेताओं की उस सोच को आपके सामने रखने वाला हूं जो अपने स्वार्थ में बंटवारे की राजनीति करते हैं, भारत को बांटने की कोशिश करते हैं। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले बात करता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब तक अमेठी से जीतते रहे, उत्तर प्रदेश में बरसों तक जीतते रहे, तब तक उन्हें अमेठी के लोग, उत्तर भारत के लोग बहुत अच्छे, समझदार और गांधी परिवार को प्यार करने वाले लगते रहे। लेकिन जैसे ही उनके कामकाज को देखकर अमेठी की जनता ने उन्हें हरा दिया और वो केरल में जाकर अल्पसंख्यक बहुल सीट जो है वायनाड, वहाँ पर चुनाव जीत गए, तो उनकी भाषा बदल गई। और मतलब उनके बयान जो आए वो, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आज जो पंजाब में चन्नी की भाषा है, जो वो बोल रहे हैं, वही भाषा हमेशा से राहुल गांधी की रही है। वो और राहुल गांधी ने तो बाकायदा देश के अंदर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की। आप उनका ये बयान देखिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues. कांग्रेस बंटवारे का ये काम हर मौके पर करती है। अभी हाल ही में आपने लोकसभा में राहुल गांधी का बयान सुना होगा। घोर आपत्तिजनक बयान था वो। और मतलब ये पहला दूसरा मामला नहीं है। मैं आपके सामने एक और इंटरव्यू रखता हूं, उसमें भी राहुल गांधी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक मतभेद पैदा करने की कोशिश की। आप ये भी उनके इंटरव्यू का हिस्सा सुनिए। We are now moving back to a sort of bureaucratic DM based structure or a
or a bureaucrat-based structure. And if you look at the southern states, they are doing a better job because they are actually more decentralized. And the northern states are centralizing power and they're taking away power from the panchayat. आज जब सोशल मीडिया पर लोग राजनीति को लेकर मुखर रूप से लिख रहे हैं तो कांग्रेस पर यह भी आरोप लगता है कि नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बंटवारे की इसी सोच को आधार बनाया और देश के दो टुकड़े हो गए। अब नेहरू को लेकर जो विवाद पैदा होता है उस पर तो आप तर्क कर सकते हैं, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन आज कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों में जो कुछ कर रहे हैं वो नेहरू के बंटवारे के सिद्धांत को ही पुख्ता करता है। और अब आपने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुन लिया, अब आपको मैं मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। मध्य प्रदेश में 2018 में कुछ समय के लिए कमलनाथ की सरकार बनी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो कमलनाथ ने भी उसी प्रकार का बंटवारे वाला बयान दिया था। गांधी परिवार के सबसे करीबी ये जनाब उसी रास्ते पर चलते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को कोसते रहे। आप ये बयान सुनिए। रोजगार लोकल हो, मध्य प्रदेश से हो, कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से। गांधी परिवार से मिली बंटवारे की ये ताबीज कांग्रेस के बाकी नेताओं ने भी पहन रखी है और ये उसे सत्ता तक पहुंचने के मायाजाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको मैंने कांग्रेस के दो मुख्यमंत्रियों, एक तो अभी चन्नी साहब हैं और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सुनाया। अब मैं आपको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की ओर लेकर चलता हूं। ये 2009 का बयान है और इससे जुड़ी आपको खबर दिखाता हूं। ये न्यूज़ 18 वेबसाइट की खबर है। शीला दीक्षित ने 2009 के चुनाव के दौरान दिल्ली में विकास की कमी का ठीकरा यूपी बिहार वालों की अधिक संख्या पर फोड़ दिया था। आप ये रिपोर्ट देखिए, इसमें क्या लिखा है। दिल्ली में बिजली की दिक्कत क्यों है, पानी का संकट क्यों है, क्यों लोगों को एक छत भी नसीब नहीं हो पा रही। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया है, मतलब व्यंग्य है ये, और उन्हें इस परेशानी की जड़ नजर आ रहे हैं वो लोग जो दिल्ली में बाहर से आकर बसते हैं। शीला दीक्षित ने कहा कि ये विकसित शहर है, बिहार और यूपी से लोग यहाँ आते हैं, हम क्या करें, उन्हें रोक तो सकते नहीं, ऐसा कोई कानून तो है नहीं। आप सोचिए, आप विकास नहीं कर पा रहे हैं और यूपी बिहार के लोगों को कोस रहे हैं। ये वही कांग्रेस की मानसिकता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली में बसने वाले बाहरी लोगों पर निशाना साधा हो। 9 मई 2007 को भी शीला दीक्षित ने खास तौर पर यूपी बिहार के लोगों के लिए यही बातें कही थी। ये बात और है कि खुद शीला दीक्षित भी यूपी से ही हैं। अब आप समझिए कि एक व्यक्ति कांग्रेस का जो खुद यूपी से है वो दूसरे राज्य में यूपी वालों के खिलाफ ही माने अभद्र भाषा कह रहा है, अपशब्द कह रहा है, और यही तो प्रियंका वाड्रा कर रही हैं और यही तो राहुल गांधी के भी बयान है। अब कांग्रेस का यही रोग बाकी दलों और दूसरे नेताओं को भी लग चुका है। बंटवारे की सोच वाली यही ताबीज उन्होंने भी पहन रखी है। मतलब ये सभी नेता प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में बंटवारे की ही राजनीति का सहारा लेते हैं। अब मैं आपको दूसरी पार्टी के नेता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में बताता हूं। अभी इनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी काम में शामिल होने का गंभीर आरोप इनके ही एक साथी लगा चुके हैं और ये अभी मीडिया में सुर्खियां भी ये बातें बनी हुई हैं। ये जनाब तो राजनीति की परिभाषा बदलने आए थे, लेकिन खुद इनकी ही भाषा बदल गई। इतना बदल चुके हैं ये जनाब कि अगर नैतिकता की बात होती है तो इनसे मतलब आपको घिन्न होने लगे। और आप उनका बयान सुनिए, कैसे दो राज्यों के बीच ये लड़ाते हैं। ये बयान भी एकदम वैसा ही है जैसा आपको कांग्रेसियों के की सोच में दिखता। आप ये सुनिए बयान। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है,
अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। केजरीवाल के बाद अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, जो कुछ कहा, वो मर्यादाओं को उसने तार तार कर दिया। और मतलब प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए उन्होंने कभी गुजरात के नाम पर, कभी यूपी बिहार के नाम पर आपत्तिजनक बयान दिए। आप सुनिए कि ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के दौरान क्या कुछ कहा था। रैलियों में गुंडों को ले आते हैं, बाहरी गुंडों को हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। अब आप सोचेंगे कि विपक्षी पार्टियां ऐसा क्यों करती हैं। दरअसल कांग्रेस का बंटवारे वाला कार्ड उन्हें पसंद आता है। इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बिना किसी मेहनत के ज़्यादा परिणाम मिलते हैं, ऐसा विपक्षी पार्टियों का मानना है। उन्हें बस एक बार लोगों को भड़काना पड़ता है, फिर विकास का मुद्दा जो है वो पूरी तरह से गौण हो जाता है। आपने तो सुना ही होगा कि हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा। अपनी पार्टी के लिए भी अखिलेश यादव साल 2017 के चुनाव में ऐसा ही कर चुके हैं। वो उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उस समय जो बयान दिया वो घोर आपत्तिजनक है, 2 राज्यों को बांटने वाला है। और पहले आप ये बयान सुनिए। क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। 2017 के चुनाव में जब लोगों ने इस प्रकार की बातें सुनी तो लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि एक युवा नेता भी बंटवारे की बात करता है, लोगों को बांटने की, लोगों को उकसाने की बात करता है। आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल इस देश की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। लेकिन अखिलेश अब भी बाज नहीं आते। अब भी वो कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए कभी अधिकारियों को धमकाते हैं, कभी जनता को ही धमकाने लगते हैं, कभी पत्रकारों को धमकाने लगते हैं। और यहाँ तक कि जो ममता बनर्जी यूपी बिहार के लोगों को कोसती रहीं, उसी के साथ वो मंच पर जाकर बैठ गए और उन्हीं के साथ फिर इस तरह की बातें करने लगे। अब आपको मैं ये उद्धव ठाकरे का बयान सुनाता हूँ, जो कांग्रेस की संगति में आते ही जो बंटवारे वाली सोच है वो भी उनकी मुखर हो उठी, वो भी उसी राह पर चल पड़े। आप उद्धव ठाकरे का पहले ये बयान सुनिए। आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून, म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो, तसा गॅसचा फुगा आला। तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून। असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याचं थोबाड फोडावं। जरा सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कैसी कटुता पैदा कर रहा है। अब ये क्यों ये बातें हो रही हैं? इस वजह से ना कि इन्हें ये लगता है कि जब वो ऐसी बात करेंगे तो दोनों राज्यों के लोग आपस में लड़ेंगे, और फिर जब लड़ेंगे तो इनको ऐसा लगता है कि इसका लाभ उन्हें इनके राज्य में चुनाव में मिलेगा, लोग इनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं कि इन्होंने योगी जी को लेकर इतनी बुरी बुरी बातें की, लेकिन जब ये खुद उत्तर प्रदेश में अयोध्या पहुंचे तो वहां के मुख्यमंत्री योगी जी ने इनका स्वागत किया। इन्होंने इनको कोई भी अपशब्द नहीं कहा, भाषा की मर्यादा बनाए रखी। अब आपको मैं झारखंड लेकर चलता हूं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इनका बयान, हेमंत सोरेन यहाँ पर भाषा को लेकर के एक गहरी खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। आपको इनके बारे में बताता हूँ, पहले आप इनका ये बयान सुनिए कि ये जो है हिंदी भाषा की ही बोली है, भोजपुरी और मगही, उसको लेकर क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो?
ये बयान सुनकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था। बिहार राज्य का बंटवारा हुआ और अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। अब हेमंत सोरेन बिहार की ही बोलियों का जिक्र करके दोनों के बीच एक बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसी संदर्भ में मैं आपको नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी का ये बयान 2012 का है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो एक कार्यक्रम में एक बिहार के युवक की कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनाते सुनाते वो एक भाषा को लेकर ही, इन्हीं भाषाओं को लेकर, भाषा क्या, बोली, हिंदी की बोली है, उसको लेकर जो बात कहते हैं वो किसी का भी दिल छू ले। आप पहले उनका ये छोटा सा बयान का हिस्सा सुनिए। वो नौजवान मधुबनी जिले का था। और मैंने अपने जीवन में इतनी मधुर भाषा पहले कभी सुनी नहीं। अब सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो हिंदी भाषी राज्य का है, हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री हिंदी की ही एक दो बोलियों की बुराई करता है इसलिए कि लोगों में बंटवारा हो, एक बंटवारे की सोच है। और एक मुख्यमंत्री जो गुजरात का है, भाषा अलग और बाकी बातें भी अलग है, हिंदी से कोई लेना देना नहीं, वो उन्हीं बोलियों का गुणगान करता है, वो लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। और आप इन दोनों मुख्यमंत्रियों की बाइट को आप टू विंडो में पहले सुनिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं, वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? वो नौजवान मधुबनी जिले का था। और मैंने अपने जीवन में इतनी मधुर भाषा पहले कभी सुनी नहीं। आज ये मुख्यमंत्री और नेता जिस नरेंद्र मोदी के विरोध के लिए बंटवारे की राजनीति करते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि नरेंद्र मोदी जब खुद एक मुख्यमंत्री थे तो उनके जीवन का हर पल, हर क्षण, शरीर का हर कण भारतीय राज्यों को, दो राज्यों, दो प्रदेशों, दो बोलियों को आपस में जोड़ने में लगा रहता था। वो भारत की संस्कृति को हमेशा गौरवान्वित करने वाला काम करते रहे। आप नरेंद्र मोदी का एक बयान सुनाता हूं, आपको ऐसा लगेगा कि ये बयान तो अभी हाल ही का है, उन्होंने हाल ही में किसी कार्यक्रम में कहा होगा, लेकिन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सोच 2012 के नरेंद्र मोदी की है। आप ये उनका बयान सुनिए। हर पल हम आपसे जुड़े हुए। इस विकास के अंदर अगर पसीने की महक देखोगे तो उस पसीने की महक में गुजरात का पसीना कौन सा, बिहार का पसीना कौन सा, कोई अलग नहीं कर सकता। हम भारत मां के संतान हैं। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। मां के दूध में दरार नहीं हो। लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि आखिर नरेंद्र मोदी में ऐसा कौन सा जादू है कि जो लोग उन्हें सुनते हैं, उनसे जुड़ते हैं, फिर वो उन्हीं के होकर रह जाते हैं। ऐसा क्या है कि भारत में अलग अलग राज्यों, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो या फिर कर्नाटक हो, देश का हर राज्य उनसे एकदम करीबी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, उनसे जुड़ने के लिए व्याकुल रहता है और उनमें एक गंभीरता का एहसास करता है। तो इसका जवाब आपको नरेंद्र मोदी के इसी 2012 के बयान में मिलेगा जो उनकी सोच को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार।